जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का VVI शॉर्ट गेस्ट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर विजिट करके पहले पार्ट को देखिए। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे पार्ट को देखिए। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है और इसमें क्वेश्चन हम लोग 59 से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 59 से हम आपको बताएंगे। ठीक है, बस इसी 2 वीडियो को पार्ट को देखिए और आपके एग्ज़ाम में इसी में से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेहतर तरीक़ा से सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 क्या कहा जा रहा है कि NH3 का, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कारण बताएं। बहुत बार पूछा गया है कारण बताने के लिए, कारण बताएं में आपका पूछा जाता है। ठीक है तो देखिए NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है क्यों, ये कारण पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आंसर में बताया गया कि NH3 में H बॉन्ड पाया जाता है, जबकि pH3 में H बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है। ठीक हो गया, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि अक्रिय गैस एक परमाणुक होता है क्यों, ये भी कारण पूछा गया है। तो देखिए कोई तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, यौगिक का निर्माण करता है। और यौगिक का निर्माण करता है ना, अक्रिय गैसों का अष्टक पूरा रहता है। चूँकि देखा जाए तो अक्रिय गैसों की क्या होता है, अष्टक पूरा होता है। यही कारण है कि अक्रिय गैस एक परमाणुक होता है। ठीक है, अक्रिय गैस एक परमाणुक क्यों होता है, तो कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए यौगिक का निर्माण करता है। और चूँकि देखा जाए तो अक्रिय गैसों का अष्टक पूरा रहता है ना, यही कारण है कि अक्रिय गैस क्या होते हैं, एक परमाणुक होता है। ओके, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया है कि फूलों पर क्लोरीन द्वारा विरंजक अस्थायी होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा अस्थायी होता है क्यों, ये भी कारण पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन द्वारा विरंजक की क्रिया इसके ऑक्सीकारक गुण पर निर्भर करता है। क्लोरीन द्वारा विरंजक की क्रिया इसके ऑक्सीकारक गुण पर निर्भर करता है, जबकि SO2 की विरंजक की क्रिया जो होता है अकारक गुण पर निर्भर करता है ना। ये अकारक गुण के कारण होता है। यही कारण है कि फूलों पर क्लोरीन द्वारा विरंजक अस्थायी होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा वो अस्थायी होता है। बस सिंपल, ठीक है ना, ऐसे आपको लिख देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। H3PO3 एक डाइक्रोटिक अम्ल है, कारण बताइए। देखिए तो यहाँ पे क्या कहा गया कि H3PO3 की संरचना इस प्रकार है कि यह 2H+ आयन प्रदान कर सकता है, इसीलिए चाहे यही कारण है कि यह एक डाइक्रोटिक अम्ल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्रिय गैस में XE ही केवल यौगिक बनाता है, क्यों भाई, क्योंकि XE यौगिक बनाने का निम्न कारण है। XE तथा O2 की परमाणु त्रिज्या देखा जाए तो लगभग समान होता है, और XE प्रथम आयनन ऊर्जा तथा O2 की आयनन ऊर्जा का मान समान होता है। ओके, यही इसका कारण हो गया यौगिक बनाने का। फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है क्यों, क्यों अम्लीय होती है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया प्रोटॉन प्रदान करने वाले पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। फिनॉल प्रोटॉन जो होता है H+ आयन प्रदान कर सकता है ना, कर फेनालोएट का निर्माण करता है, इसलिए फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होता है। याद हुआ, प्रोटॉन प्रदान करने वाले पदार्थ की अम्ल को अम्ल कहा जाता है। ठीक है, और फिनॉल प्रोटॉन H+ आयन प्रदान कर फेनोलोइट बनाता है, निर्माण करता है, इसलिए फिनॉल की प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होगा। आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व उप संयोजन यौगिक का निर्माण करते हैं क्यों, क्यों करते हैं भाई, देखिए यहाँ पे बताया गया क्योंकि संक्रमण जो होता है, संक्रमण तत्व या आयन में निम्न संक्रमण तत्व या आयन में रिक्त d ऑर्बिटल पाए जाते हैं।
कौन से रिक्त? तो डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं रिक्त, जिसके कारण लिंगेट द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यही कारण है कि संक्रमण तत्व उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, संक्रमण तत्व या आयन में रिक्त डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जिसके कारण लिंगेट द्वारा प्रदान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यही कारण है कि संक्रमण तत्व उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण करता है। आगे बढ़िए। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदान करता है, क्यों? तो देखिए यहाँ पे आंसर है, संक्रमण तत्वों में N-1d तथा Ns ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है। यही कारण है कि यह परिवर्तनशील संयोजकता अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अमीनो अम्ल क्या है? तो अमीनो एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह द्वारा बनाया जाता है। अमीनो अम्ल कैसे बनाया जाता है? अमीनो एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह द्वारा बनाया जाता है। अमीनो जो होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये एवं नहीं ये एवं हटा दीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि अमीनो जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह द्वारा बनाया जाता है एवं यह कार्बन परमाणु क्यू श्रृंखला में उनकी आपेक्षिक स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, अब इसी को क्या कहा गया है? अमीनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहे कि एल्काइन एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है, क्यों? इसका आंसर देखिए, एल्काइन एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है क्योंकि अल्काइन जो होता है, एल्काइन समूह धन प्रेरक प्रभाव प्रदर्शित करता है, प्लस प्रदर्शित करता है ना, धन प्रेरक प्रभाव प्रदर्शित करता है ना, इसलिए एल्काइन जो होता है, एल्काइन जो होता है एमिनो अम्ल से प्रबल क्षार है। ठीक है, आप आवश्यक एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं? वैसा एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर को संश्लेषित नहीं कर सकता है लेकिन हमें डाइट यानी आहार के रूप में मिलता है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आदर्श घोल होने की दो शर्त पूछा जा रहा है। तो आदर्श घोल होने के शर्त है, आदर्श घोल के अवयवों के अणुओं के बीच अंतःक्रिया नहीं होता है। आदर्श विलयन के लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, ये इसका दो शर्त हो गया भाई। अनादर्श घोल होने के लिए दो शर्त पूछा जा रहा है। तो यह योग नियम का अनुपालन नहीं करता है, यानी कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, ये भी बोल सकते हैं। दूसरा, मिश्रित होने पर वास्तविक घोल की आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। ठीक है, ये इसका अनादर्श होने का शर्त बताया गया है। इसमें परिवर्तन शून्य होता था लेकिन इसमें परिवर्तन शून्य नहीं होता है। पायस क्या है भाई? तो वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं, मतलब द्रव रूप में होते हैं ना, और यह दो अमिश्रणीय द्रवों को ही मिलाने पर जो प्राप्त होता है ना, उसी को पायस कहा जाता है। क्या कहा गया है? पायस। वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं और यह दो अमिश्रणीय द्रवों को मिलाने पर प्राप्त होता है ना, उसी को पायस कहा जाता है। मिलाने पर जो प्राप्त होता है, यहाँ पे जो डाल दीजिएगा और अच्छा लगेगा। जो प्राप्त होता है क्या कहलाता है भाई? पायस कहलाता है। ठीक है, अगला, घोलक में घुल मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्यों? यहाँ पे घुल की बात हो रहा है, व्याख्या करें। तो जब किसी अवाष्पशील घुल को घोलक में घुला दिया जाता है, ठीक है, घोल, देखिए ऐसे लिखाएगा, लिख लीजिएगा, घोल, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जब किसी अवाष्पशील घुल को घोलक में घुला दिया जाता है तो प्राप्त घोल का वाष्प दाब घट जाता है, इसलिए घोल को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो घोल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए घोलक में घुल मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक लिखना था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
घोलक में घुल मिलाने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है क्यों? तो देखिए उसी तरह से क्वेश्चन है, वाष्प दाब घट जाता है, पृष्ठीय प्रक्रिया है। वाष्प दाब घटना क्या है? पृष्ठीय प्रक्रिया है, इसलिए घुल को घोलक में डाला जाता है तो घुल का कुछ अणु द्रव की सतह पर कुछ स्थान घेर लेता है, जिसके फलस्वरूप घोलक के अणुओं के पास वाष्प दाब के लिए कम क्षेत्रफल मौजूद रहता है, जिसके कारण घोलक में घुल मिलाने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है। ठीक है, ऐसे लिख देना है। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है, कारण बताइए। कैसे बताना है? एसिटिक अम्ल में CH3 ग्रुप COOH के साथ होता है, जो इस अम्ल को आयोनाइट्रोजन शक्ति को घटा देता है ना, इसलिए फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है। वाष्प दाब के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। दिए गए ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय वाले घोल का वाष्प दाब शुद्ध घोलक का वाष्प दाब एवं उसके मोलर अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यही है उसका राउल्ट का नियम। आगे देखते हैं, क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। तो देखिए क्या है, बोला गया किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। ये क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम है। ठीक है, और ये जो था वाष्प दाब के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम था, और यहाँ पे जो है आपका क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट के नियम था। ठीक है, ये दोनों याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन। आगे देखते हैं, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के लिए दूसरे नियम को लिखें। तो कैसे बताना है? जब कोई विद्युत अपघट्य को श्रेणी क्रम में जोड़कर उसमें समान रूप से विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा अपने समतुल्य भार के समानुपाती होता है। यही है क्या है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरा नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा नियम पूछा गया है। अर्धपारगम झिल्ली क्या है? तो बहुत बार पूछा गया है, वह झिल्ली जिसमें होकर केवल विलायक के अणु पार करते हैं, विलेय के नहीं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैद्युत रसायन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। वह रसायन चाहे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक एवं वैद्युत ऊर्जा के आपस में परिवर्तन के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। विसरण से आप क्या समझते हैं? उस सांद्रण वाले क्षेत्र में आयन एवं अणु का सीमेंट निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र में हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है भाई? विसरण कहा जाता है। उल्टा परासरण या परिघटना प्रतिलोम क्या है? तो देखिए, किसी विलयन पर विलयन के परासरणी दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर विलयन से शुद्ध विलायक को परासरण होने को उल्टा परासरण या प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। तुल्यांकी चालकता क्या है? अगला क्वेश्चन, किसी घोल के उस आयतन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोड घुला हो, उसे तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोलर चालकता क्या है? मोलर चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता एवं विलयन के आयतन के गुणनफल जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, मोलर चालकता कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसके कारण घोल में आयन उपस्थित नहीं रहता, इसलिए एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। एल्कोहल और फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें। तो एल्कोहल उदासीन होता है और फिनॉल अम्लीय होता है, यानी यह उदासीन होता है, यह अम्लीय होता है।
यह ब्रोमीन जल से कोई अवक्षेप नहीं देता है, यह ब्रोमीन जल से सफेद अवक्षेप देता है। अगला आगे देखते हैं। यह लीवर मेन परीक्षण नहीं देता है, यह लीवर मेन परीक्षण देता है। ठीक है, हो गया इसका अंतर। आगे बढ़ते हैं। अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो यह अधिशोषण जो होता है पृष्ठीय घटना है, और ये जो पदार्थ है भीतर तक होने वाली घटना है। इसका वेग प्रारंभ में तीव्र एवं बाद में मंद हो जाती है, गति से होता है। इसका समान वेग से गति होता है, इसका वेग में समान वेग से गति होता है। और इसके केवल पृष्ठ के सांद्रण में परिवर्तन होता है, और इसमें सामान्य रूप से संपूर्ण भाग में परिवर्तन होता है। अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर। तो देखिए, अभिक्रिया का वेग एक तरफ अभिक्रिया का स्थिरांक वेग स्थिरांक लिख देना है। तो अभिक्रिया के वेग में देखिए, यह प्रति इकाई समय में प्रति कारकों के मोलर सांद्रता में परिवर्तन है। यह एक समानुपाती स्थिरांक है। इसका मान किसी निश्चित क्षण में प्रतिकारक के मोलर सांद्रताओं पर निर्भर करता है, और इसमें बताइएगा कि इसका मान ताप पर निर्भर करता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है, और इसका मात्रक अभिक्रिया की कोटि के अनुसार बदलता है। निस्तापन और जारण यानी कि भर्जन में अंतर पूछा जा रहा है। तो यह प्रायः कार्बोनेट ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें अयस्क को सीमित वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण होता है, और इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, इतना लिखना है। तो ये दोनों में अंतर हो गया ना। निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, और जारण जो होता है सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। और निस्तापन में क्या होता है कि अयस्क को सीमित वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, और भर्जन में क्या है यानी कि जारण में क्या किया जाता है कि अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और इस विधि में जो होता है, इस विधि से क्या कि अयस्क का निर्जलीकरण किया जाता है, इस विधि से अयस्क का ऑक्सीकृत हो जाता है। अयस्क और खनिज में अंतर पूछा जा रहा है। तो एक तरफ आपको अयस्क लिख देना है, एक तरफ खनिज लिख देना है। देखिए कैसे बताना है। ये खनिज जो होते हैं जिनसे धातु कम खर्च में आसानी से प्राप्त किए जाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। भूपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं है। सभी अयस्कों से धातु का निर्माण हो सकता है, सभी खनिजों से धातु का निर्माण निष्कर्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अयस्क में क्या लिखिएगा कि अयस्क में आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना है कि ये जो होता है वे जो होते हैं खनिज जिनसे धातु कम खर्च में आसानी से प्राप्त किया जाता है। और खनिज में लिखेगा कि भूपट्टी में प्रकृति के रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। और अयस्क में लिखिएगा कि सभी खनिज अयस्क होते हैं, खनिज में लिखिएगा कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क में लिखिएगा सभी अयस्कों से धातु का निर्माण निष्कर्षण हो सकता है, खनिज में लिखिएगा कि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। संयोजी यौगिक में अंतर पूछा जा रहा है, तो देखिए कैसे बताना है। तो द्विक लवण एक तरफ उपसंयोजी लवण। ठीक है, तो द्विक लवण और एक तरफ उपसंयोजी यौगिक लिख देना है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि इसमें योग करने वाले यौगिकों का अस्तित्व कायम रहता है, और इसमें योग कराने वाले यौगिकों का अस्तित्व कायम नहीं रहता है। ठीक है, जल में घुलाने पर ये अपने अव्यय में विभक्त हो जाता है। किसमें लिखना था जी? द्विक लवण में। अव्यय थोड़ा सा यहाँ पे व लगा दीजिएगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा व लगा दीजिएगा, चूंकि अव्यय में अ व य व होता है अव्यय।
और इसमें लिखना है कि जल में घुलाने पर ये अपने अवयव में विभक्त नहीं होते हैं। तीसरा देखिए, इसके रासायनिक गुण अव्ययी यौगिकों के समान होते हैं और इसके रासायनिक गुण अव्ययी यौगिकों के समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अव्ययी जो लिखा गया है दोस्तों, कैसे लिखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा इसको सुधार सकते हैं। अव्ययी ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अव्ययी देखिए ऐसे लिखिएगा, तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, इसके रासायनिक गुण अव्ययी यौगिकों के समान होता है, इसके रासायनिक गुण अव्ययी यौगिकों में समान नहीं होता है, ऐसे आपको लिख देना है। ओके, आगे देखते हैं श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर। तो श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में देखिए अंतर, इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और इसका ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। यह इसमें लहसुन जैसा गुण गंध देता है, जैसे यहाँ पे कर लीजिएगा, और यह गंधहीन होता है। इसमें यह मोम की तरह ठोस होता है और यह रवादार ठोस होता है। ठीक है, ऐसे आप श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर बता सकते हैं। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। ऊर्ज प्रतिक्रिया, देखिए भाई ऊर्ज प्रतिक्रिया बहुत बार पूछा जा चुका है। तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में, ठीक है, एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड की क्रिया सोडियम से कराया जाता है तो उच्च अनुभार का एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, और इस तरह से आपको रिएक्शन लिख देना है, ये रिएक्शन लिख देना है, ये ऊर्ज प्रतिक्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कार्बाइल एमीन प्रतिक्रिया क्या होता है भाई। देखिए, तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में प्राइमरी एमीन की प्रतिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराने पर कार्बाइल एमीन का निर्माण होता है। उसके बाद आपको ये रिएक्शन लिख देना है। रिएक्शन में हमें क्या करना है भाई, इसको थोड़ा 2-4 बार आप लिखिएगा, पढ़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। और रिएक्शन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, 5 नंबर में भी पूछ देगा, 2 गो रिएक्शन दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित के बारे में व्याख्या करें, और ये 5 नंबर के हैं। ठीक है, 2-3 गो दे देगा रिएक्शन। लघु में भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए विलियमसन प्रतिक्रिया, तो हम ज़्यादा नहीं 10 लगभग रिएक्शन 10 ठो बताएंगे, उसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो विलियमसन प्रतिक्रिया क्या है, तो बोला जा रहा है कि एल्काइल हाइलाइड की क्रिया सोडियम अल्कोऑक्साइड से कराने पर ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, और इस तरह से आपको रिएक्शन लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए आपको कैसे लिखना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में, ठीक है, एमाइड की क्रिया ब्रोमीन से कराने पर प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। इसी को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा गया है, और ये रिएक्शन दिख रहा है आपको, यही लिख देना है। चाहेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। आर के स्थान पे हमने क्या ले लिया, C2H5 लिया है, C2H5 लिया है, देख सकते हैं ना, C2H5 है। C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं ना, और यहाँ पे OH लगा देते हैं तो इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, पता है ना, इस तरह से। तो ये आप रिएक्शन 1-2 बार लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा आपको याद। रीमन टीमैन अभिक्रिया क्या है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर सोलिगेट एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपका रीमन टीमन अभिक्रिया है, और ये आपको रिएक्शन लिख देना है। ठीक है, आगे देखते हैं रोजेनमुंड प्रतिक्रिया का होता है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि रोजेमुंड प्रतिक्रिया क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, जब यहाँ पे बोला जा रहा है कि PD या BaSO4 की उपस्थिति से, मतलब उपस्थिति में एसिड क्लोराइड को अवकृत कराने पर
एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे रोजेमुंड प्रतिक्रिया कहा गया है। और ये रिएक्शन आपको लिख देना है, हो गया। ठीक है, इस तरह से देखिए आर के स्थान पे हमने क्या लिया है, देखें आर के स्थान पे हमने क्या डाला है, CH3 डाल दिया है, मेथिल ले लिया है, मेथिल CH3 को मेथिल बोला गया है। ठीक है, और एक्स के स्थान पे हमने क्लोरीन ले लिया है, देख लिए ना, इस तरह से। आगे देखते हैं हैलोफॉर्म प्रतिक्रिया। हैलोफॉर्म प्रतिक्रिया क्या होता है भाई, देखिए कीटोन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर क्या बनता है, हैलोफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हैलोफॉर्म प्रतिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका ये रिएक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, कैनिजारो प्रतिक्रिया क्या होता है भाई, इसको देखते हैं। कैनिजारो प्रतिक्रिया ये भी पूछा गया है काफ़ी बार। देखिए तो अल्फा एल्डी हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड सांद्र द्वारा, ठीक है, अभिक्रिया का अल्कोहल का निर्माण करता है। जब क्या होता है ना कि अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड की सांद्रण द्वारा किस चीज़ का, एल्कोहल का निर्माण होता है ना, उसी को कैनिजारो प्रतिक्रिया कहा गया है। इसका रिएक्शन हो गया, लिख लेना है। आगे देखते हैं सैंडमेयर प्रतिक्रिया। तो सैंडमेयर प्रतिक्रिया क्या है भाई, तो देख रहे हैं ना, कॉपर, ये कॉपर के साथ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन के द्वारा बेंजीन डाइजेनियम को सैंडमेयर प्रतिक्रिया, मतलब बोला जाए कॉपर या हाइड्रोजन जो है ना, कॉपर है, ठीक है, और उसके साथ कोई हाइड्रोजन या आपका हाइड्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये जो है आपका के द्वारा बेंजीन डाइजेनियम हाइलाइड को फिनॉल हाइलाइड में बदलने की क्रिया को क्या कहा गया है, सैंडमेयर प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका रिएक्शन हो गया, ये आप लिख देंगे, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रिंडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया। देखिए कितना आसान है कि लवीस अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन रिंग का एल्काइनिन या एल्काइनिन फ्रिंडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया कहलाता है। और ये आपको रिएक्शन लिख देना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। अब ये रिएक्शन खत्म हो गया। रिएक्शन हमने इतना सारा बताया आपको, 11-12 को, ठीक है, इसी को आप देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं ZNO ठंडा में उजला होता है एवं गर्म में पीला हो जाता है। व्याख्या करें। तो देखिए ZNO जो है आपका, ZNO ठंडा में उजला होता है जबकि गर्म में पीला होता है, क्योंकि अंतरकाशीय रिक्तियों में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण यह पीला होता है और यह इलेक्ट्रॉनों द्वारा श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना, इसलिए एन गोलों के सीमित पैकिंग में कितने अष्टफलक और कितने चतुष्फलक रिक्तियाँ होते हैं। तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ n होता है और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ 2n होता है। ठीक है, आगे देखते हैं विलीयता संबंधी हेनरी का नियम लिखें। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव के विलीयता गैस के आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे अर्थात में लिख सकते हैं m बराबर KHP, जहाँ केस जो होता है हेनरी स्थिरांक दर्शाता है। परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित करें। परासरण एक ऐसा विधि है जिसमें विलायक के अणु अर्ध पारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक के विलयन की ओर गति करता है, उसको परासरण कहा गया। परासरण दाब क्या है भाई, वह बाहरी दाब जो विलयन के तरफ से लगाने पर परासरण की क्रिया को रोका जाता है, परासरणी दाब कहलाता है। वह बाहरी दाब जिससे क्या होता है, जो विलयन की तरफ से लगाने पर परासरण की क्रिया को रोका जाता है ना, जिससे, उसी को परासरणी दाब कहा गया।
अगला है कि अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं? किसी प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। Zn धातु के दो प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है। तो Zn यानी जिंक धातु के दो प्रमुख अयस्कों के नाम और रासायनिक सूत्र इस प्रकार है। जिंक ब्लेड यानी ZnS, जिंकाइट यानी ZnO हो गया। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र एवं संरचना लिखना है। देखिए, तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र हो गया H4P2O7 तथा संरचना देखिए इस प्रकार आप बना सकते हैं। ओजोन के दो उपयोग लिखें। ये सब बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन उसमें भी है। ओजोन के दो उपयोग देखिए, ओजोन के दो उपयोग इस प्रकार है, कीटनाशक के रूप में, विरंजक के रूप में। ठीक है, ये अगर आप इतना अगर तैयारी कर लेते हैं, फिर आप कोई भी मॉडल पेपर बना के देखिए, जितना आपको बनाना है उतना आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, HF, HCl, HBr और एवं HI को अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देखिए हमने इसको बढ़ते क्रम में सजा दिया। अम्लीय प्रबलता सही बढ़ता क्रम है ये, और हाइड्रोजन परमाणु बंध की ध्रुवीयता अम्ल की प्रबलता को निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं। भोजन के परिरक्षक क्या है, उदाहरण दें। भोजन के परिरक्षक वे हैं जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों की उनकी सही तथा अच्छी व्यवस्था में काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, उसी को भोजन परीक्षण कहा गया। जैसे में देखिए दूध का उबालना, माने दूध उबाल कर रखिएगा तो लंबे समय तक आप रख सकते हैं। नींबू या आम के अगर अचार बना के रख देते हैं तो बहुत काफ़ी दिनों तक आप रख सकते हैं। ये सब आपका, इसी को भोजन के परिरक्षण कहा गया है, इसी विधि को, इसी तरीका को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के एक एक उपयोग बताना है। तो देखिए, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल जो होता है इसका उपयोग आप क्या, दर्द निवारक के रूप में कर सकते हैं। तापमान बुखार के रूप में भी किया जाता है। ठीक है ना, बुखार हो जाता है उसमें भी पैरासीटामोल खा सकते हैं, या दर्द निवारण के रूप में इसको पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। टिंचर आयोडीन का उपयोग बताइए। तो ये प्रतिरोधी के रूप में कर सकते हैं, प्रतिरोधी के रूप में कर सकते हैं ना, प्रतिरोधी के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा प्रतिरोधी के रूप में होता है। ठीक है ना, प्रतिरोधी, प्रतिरोधी। ठीक है ना। आगे टिंचर का, टिंचर आयोडीन का। एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं, कारण बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं क्योंकि इसमें एक अम्लीय कार्बोक्सिलिक और एक क्षारीय एमिनो समूह होता है ना, इसलिए इसमें दोनों धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश होते हैं। ठीक है ना, यही कारण इसका है। आगे देखते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? किसी घोलक में अवाष्पशील पदार्थ डालने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है ना। वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध घोलक के क्वथनांक से उच्च होता है। विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। इसे हम डेल्टा बी से सूचित करते हैं। अमोनिया के नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करना है। 1 भाग NH3 तथा 8 भाग हवा के मिश्रण को पीटी गैस के ऊपर से प्रवाहित करने पर 800 डिग्री तक गर्म करने पर NO प्राप्त होता है, और इस तरह से आपको रिएक्शन लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार बने NO ऑक्सीकृत होकर NO2 देता है, जो कि जल में घुलकर पुनः NH3 HNO3 पर देता है। बस ऐसे लिख देना है। दीर्घ में भी पूछेगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। शक्ति एल्कोहल क्या है, इसके उपयोग लिखें। तो देखिए सिंपल, शक्ति एल्कोहल एक ऐसा मिश्रण है जिसमें 80% पेट्रोल, 20% एल्कोहल तथा कुछ बेंजीन का मात्रा होती है। शक्ति एल्कोहल कहलाता है। इसका उपयोग जो होता है इंजनों को चलाने में, गाड़ी जो होता है ना वाहन, उसके इंजन को चलाने में।
मार्कोनिकाओं का नियम पूछा गया है। तो मार्कोनिकाओं का नियम देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगशील क्रिया में प्रतिकारक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है, इसे ही कार्बोनिकाओं का नियम कहते हैं। जैसे प्रोपीन पर HBr का योग से 2 क्रोमोप्रोपेन बनता है। आगे देखते हैं 119। तो होल्हार्ड जेलिंस्की क्या होता है, यानी HVZ क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया से अल्फा हाइलोजनीकृत अम्ल प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, HVZ कहलाता है, यानी होल्हार्ड जेलिंस्की कहलाता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग के 2 उपयोग लिखना है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का 2 उपयोग इस प्रकार है। एक, आनुवांशिक सूचनाओं को संग्राहक के रूप में, प्रजातियों की पहचान बनाए रखने में, ठीक है। ऐसे हाइलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं भाई, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आप लिख सकते हैं, ये सब हाइलोजन परिवार है लोग, ठीक है ना। डेटॉल के मुख्य संघटक क्या है, तो डेटॉल के देखिए मुख्य संघटक कौन है भाई, तो डेटॉल के मुख्य संघटक जो है क्या बताया गया है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है डेटॉल के मुख्य संघटक जो होता है क्लोरोजाइनॉल टॉर्पिनियोल है, ठीक है। 123 नंबर है, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, तो पहला अधिशोष्य की प्रकृति है, दूसरा अधिशोषक की प्रकृति है, ठीक है, और तीसरा वो बताया जा रहा है अधिशोषक की सक्रियता, और चौथा बताया जा रहा है अधिशोषण की एंथैल्पी, और पांचवा बताया जा रहा है आणविक तल की प्रकृति, ठीक है। अगला देखते हैं, द्विक्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो देखिए यहाँ पे द्विक्लवन की बात कहा जा रहा है। ठोस अवस्था में अस्थायी वैसे यौगिक जो विलयन में अव्ययी आयनों में विघटित होता है द्विक्लवन कहलाता है, ठीक है। जैसे में कार्नालाइट बता सकते हैं या पोटासेलम बता सकते हैं। ये देखिए इसका सूत्र भी लिख दिए हैं, रासायनिक सूत्र, ठीक है। आगे देखते हैं, संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं, तो देखिए संचायक बैटरी क्या है, लंबे समय तक बार बार प्रयोग किए जाने वाले बैटरियाँ, ठीक है, बैटरियाँ संचायक बैटरी कहलाता है, ठीक है, जिनका उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत के प्रवाह द्वारा पुनः अवशोषित कर पुनः प्रयोग में लाया जाता है। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी का नाम सुने, ये संचायक बैटरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, तनुघोलक के अनुसंख्य गुणधर्म को विभिन्न प्रकार के अनुसंख्य गुणधर्म को लिखें। तो देखिए अनुसंख्य गुणधर्म तनु विलयनों के वे गुण होते हैं जो विलेय के कणों को संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर, ठीक है। और ये निम्नलिखित हैं, देखिए कौन कौन से बताया गया है। पहला वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन, चौथा परासरण दाब। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, अनुसंख्य गुणधर्म कौन कौन दर्शाता है, ये चारों का नाम भी ऑप्शन में डाला जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक परीक्षण को लिखें जिसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल एवं मिथाइल अल्कोहल के अंतर को स्पष्ट करें। देखिए तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि आयल ऑफ विटरग्रीन परीक्षण द्वारा मिथाइल अल्कोहल एवं मिथाइल अल्कोहल के बीच में अंतर का पता लगाया जा सकता है। इसमें मिथाइल अल्कोहल मिथाइल साइलेट की गंध देता है, जबकि इथाइल अल्कोहल गंधहीन हो जाता है। अगला है
एसीटोन आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया गया है, इसी से हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एसिटिक अम्ल से देखिए कैसे यहाँ पे एसीटोन बनाया जा रहा है, ठीक है। इसका रिएक्शन आप लिख देंगे, हो जाएगा। आगे देखते हैं, एनिलीन से फिनॉल आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए एनिलीन से फिनॉल देखिए कैसे यहाँ पे प्राप्त किया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा गया है, इसी रिएक्शन को आप लिख देंगे तो आपका एनिलीन से फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, उसके लिए आपको एक गेस करके और पूरे आंसर के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको फिजिक्स का, मैथ का और भी केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उन सभी का वीडियो लाता रहूं, ठीक है। और ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।